गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हनीमन को नमन करते हुए हम आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने 71, 72, 73 मीन्स डिजीज का क्लासिफिकेशन, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, और 73 में एक्यूट डिजीज कितने टाइप के होते हैं वो हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे 74 एफोरिज्म। 74 बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है क्योंकि यहाँ से ऑर्गेनन को समझने में, होम्योपैथी को समझने में कुछ गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों को आज तक होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी ने सुधारा नहीं। 74 लिखा गया है क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में जो एलोपैथिक मेडिसिन या एंटीपैथिक मेडिसिन का यूज करके उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके कारण से जो डिजीज उत्पन्न होती हैं उनके बारे में। लेकिन मिसकॉन्सेप्चुअली यहां पर जो लिखा है उसको मैज़म के बारे में समझ लिया गया है, और यहीं से मैज़म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है जो आज के समय पॉपुलर है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है। तो among chronic diseases we must still, alas, reckon those so commonly met with। करें क्रॉनिक डिजीज के साथ साथ हमें उन बीमारियों को भी ध्यान में रखना है। मेट विद जो क्रॉनिक डिजीज के साथ मिलती हैं, कौन सी? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट by the prolonged use of violent heroic medicines in large and increasing doses। करें क्रॉनिक डिजीज के साथ साथ हमको वो बीमारियां भी मिलती हैं जो लंबे समय से और लार्ज डोजेस में एलोपैथिक मेडिसिन यूज की जा रही हैं, उनके वजह से जो बीमारी और क्रॉनिक डिजीज में ऐड हो जा रही है। पूरा एफोरिज्म इनके बारे में लिखा है। किसके बारे में? क्रॉनिक डिजीज के साथ साथ जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से जो बीमारियां ऐड हो रही हैं उनके बारे में लिखा है 74। ठीक है। अब यहां पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ये हमारी जो 74 का हमने जो पहली पीपीटी ली उसमें सब एग्जाम्पल्स हैं किनकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, या हम कौन सी दवाओं का ट्रीटमेंट करते हैं जो आगे जाके कम बीमारी बढ़ाती। बाई द यूज ऑफ कैलोमल, corrosive sublimate, mercurial ointment, nitrate of silver, iodine and its ointments, opium, valerian, cinchona bark and quinine, foxglove, prussic acid, sulfur and sulfuric acid, perennial purgatives। यहाँ पर एक फुटनोट आया है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। वेनिसेक्शंस, शेडिंग स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड, लीचेस, issues, cetons, etc. whereby the vital energy is sometimes weakened to an unmerciful extent। करें इन सब के यूज के द्वारा कई बार क्या होता, वेयर बाय द वाइटल एनर्जी समटाइम्स वीकेंड टू एन अनमर्सीफुल एक्सटेंट। कई बार वाइटल एनर्जी इतनी कमजोर हो जाती है कि ये अनमर्सीफुल एक्सटेंट, मर्सी मतलब होता है दया, दयनीय से भी खराब स्थिति हो जाती है। समटाइम्स इफ इट डू नॉट सकम, सकम का मतलब होता है सरेंडर कर देना। इट किसके लिए कह रहे हैं? वाइटल फोर्स के लिए। इफ इट डू नॉट सकम ग्रेजुअली एबनॉर्मली डिरेंज्ड by such each substance in a peculiar manner in such a way that, कह रहे हैं यदि ये सकम्ब नहीं करता है तो इतना डिरेंज हो जाता है, हर जितने ऊपर सब्सटेंस लिखे हैं सबका डिरेंजमेंट अलग अलग होगा, इन अ पिक्यूलियर मैनर, इन अ सच अ वे दैट
कि उसमें डिफरेंट टाइप के बॉडी में एक्शंस या रिएक्शंस उत्पन्न होने लगते हैं, डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजीज उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अब उन्हीं पैथोलॉजीज को हम देखते हैं। इसे फिर से ध्यान दो। Among chronic diseases, we must still allows recon those so commonly met with। क्रॉनिक डिजीज के साथ जो और एलोपैथिक दवाओं के द्वारा उत्पन्न बीमारियां मिलती हैं, यहां उन बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। इसी एफोरिज्म के नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहां हमने जितने तरह के एग्जाम्पल्स हैं उनको डिफरेंट कलर में कर दिया है, जितने रिएक्शंस हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू, यदि वो सकम नहीं करता, सरेंडर नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? यहीं पर ऊपर लिखा था, ग्रेजुअली एबनॉर्मली डिरेंज्ड इन सच अ वे। उसमें इतना डिरेंजमेंट हो जाएगा इन सच अ वे दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ अगेंस्ट दीज इनमिकल एंड डिस्ट्रक्टिव अटैक्स। कह रहे हैं इन अटैक्स, डिस्ट्रक्टिव अटैक्स के अगेंस्ट जीवन को मेंटेन करने के लिए। किसके अगेंस्ट? एलोपैथिक। क्रॉनिक डिजीज तो पहले से थी ही, ये एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा जो अटैक हो रहा है एवर इंक्रीजिंग डोजेस के द्वारा, इसके अगेंस्ट इट मस्ट प्रोड्यूस अ रिवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म। किसे? वाइटल फोर्स को, खुद को बचाने के लिए ऑर्गेनिज्म में एक रिवोल्यूशन पैदा करना पड़ेगा। अब वो रिवोल्यूशन के क्या क्या रिएक्शन होंगे? एंड आइदर, पहला पॉइंट आ रहा है, या तो आइदर डिप्राइव सम पार्ट्स ऑफ इट इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी। कुछ पार्ट की इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी डिप्राइव हो जाएगी, मीन्स उसका फंक्शन, फंक्शनल डिस्टरबेंस आ जाएगा। और दूसरा, एग्जॉल्ट दीज टू एन एक्सेसिव डिग्री, या इनको इतना एक्सेसिव डिग्री तक एग्जॉल्ट करके बढ़ा देगा, कॉज डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन। वहां पर या तो डायलेटेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन। डायलेटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन। कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, इंड्यूरेशन में वहां पर क्या हो जाएगा? इंड्यूरेशन में होता है थिकनेस होना, ग्रोथ होना, आउट ग्रोथ होना। तो यहां पर एक तरह की कंडीशन ये आ जाएगी कि वहां पर कुछ ग्रोथ हो जाएगा, कुछ आपको ग्रोथ दिखेगा। पहले में क्या दिख रहा था? फंक्शन एबनॉर्मल हो रहा था। दूसरे में कुछ कॉन्ट्रैक्शन या डायलेटेशन या ग्रोथ हो रहा था। और फिर और करें तीसरा, इवन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पार्ट्स, या तो कुछ भागों में टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाए। ये तीन कंडीशन आप देखिए, चौथी भी है। तीसरी क्या है? फंक्शनल डिसऑर्डर। चौथी क्या है? आउट ग्रोथ। पहली फंक्शनल डिसऑर्डर, दूसरी आउट ग्रोथ, और तीसरी क्या है? डिस्ट्रक्शन। एंड चौथी कह रहे हैं, डेवलप फॉल्टी ऑर्गेनिक अल्टरेशन हेयर एंड देयर इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर, क्रिपल द बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली। चौथे में क्या कह रहे हैं? कुछ फॉल्टी अल्टरेशन हो जाएगा। क्रिपलिंग मतलब क्या होता है? बॉडी का सिकुड़ जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, इंटीरियरली और एक्सटीरियरली। चार कंडीशन ये कब दे रहे हैं? बाय द यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, जो बॉडी में वाइटल फोर्स एक रिवोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से ये अल्टरेशन बॉडी में आ रहे हैं। ठीक है। अब अभी हम फिर इस पे आते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ बाय द एवर रिन्यूड हॉस्टाइल असॉल्ट ऑफ सच डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। ये रिवोल्यूशन, ये चेंजेस वाइटल फोर्स क्यों ला रहा है? इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन मतलब डेथ की तरफ ले जाने से बचाने के लिए ये बॉडी में ऐसे रिवोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, बाय द एवर रिन्यूड हॉस्टाइल असॉल्ट ऑफ सच डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, जो बार बार डोजेस बढ़ा बढ़ा के हम बॉडी पे अटैक करते जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट।
बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उससे बेहतर है कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है। अब इन जो हमने एग्जाम, जो ये रिवोल्यूशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, पहला है डिप्राइव सम पार्ट ऑफ इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। इसी को लोग मिसअंडरस्टैंड करके, अंडरस्टैंड करके आज का सोरा कहते हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर। आउटग्रोथ डायलिटेशन को साइकोसिस कहते हैं। इवन टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जहां डिस्ट्रक्शन होता है उसको सिफिलिस कहते हैं। ये जो तीन मैजम डॉक्टर हनीमैन ने शुरू में दिया था, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, लोगों ने यहां एलोपैथिक मेडिसिन के रिएक्शन से कंक्लूड कर लिया है, 474 से। इसलिए वही मिसकॉन्सेप्शन सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस का आज भी आपको पढ़ाया जाता रहा है और चल रहा है। इसी के कंटिन्यूएशन में जब बाद में कुछ लोगों ने देखा, अरे डॉक्टर हनीमैन ने यहाँ तो चौथी भी बात लिखी थी, डेवलप फॉल्टी ऑर्गेनिक अल्ट्रेशन हियर एंड देयर इन द इंटरेक्शन क्रिपलिंग ऑफ बॉडी, मीन्स डीजेनरेटिव चेंजेस को तीन में जब में छूट गया था। तो इसके लिए जो चौथा पॉइंट है, यहां से फिर देखो हमने लिखा आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार कलर में इसलिए दिया है। चौथा पार्ट जो छूट गया है, इसके लिए बाद में मयाजम में एक चौथा मयाजम ऐड कर दिया गया, ट्यूबरकुलर मयाजम। किसी ने इस एफोरिज्म को फिर से प्रॉपरली पढ़कर समझने की कोशिश नहीं की है कि ये चीजें जो तीन तरह के, चार तरह के रेवोल्यूशन डॉक्टर हनीमैन ने लिखे हैं, ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अगेंस्ट बॉडी में हो रहे डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए है। ये डॉक्टर हनीमैन का वो मयाज्म या फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज नहीं है। फंडामेंटल कॉज में डॉक्टर हनीमैन ने तीन ही कॉज दिए हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। और इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है, डेसिग्नेशन है, सेपरेशन है, वो उनकी वर्जन के आधार पर है, उनकी पैथोलॉजी के आधार पर नहीं, हाउ दे हैव ओरिजिनेटेड। ये बेसिक चीज हमको समझने की जरूरत है। चलिए आगे जब हम मयाजम पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टूड इट इन डिटेल, समझेंगे। अब इसका फुटनोट पर आते हैं। फुटनोट फर्स्ट क्या था, द ओनली पॉसिबल केस ऑफ प्लेथोरा सोज इटसेल्फ। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो बॉडी के ढेर सारे रिएक्शन दे रहे थे, वो कह रहे थे सिर्फ प्लेथोरा में, या जहां वुमेन ज्यादा हेल्दी होती हैं, तो उनमें मेंसेस के बिफोर फुलनेस ऑफ वूम्ब और ब्रेस्ट का सेंसेशन होता है, भारीपन उनको एहसास होता है, बट दैट इज विदाउट इन्फ्लामेशन। ठीक है, वहां लेकिन वहां इन्फ्लामेशन नहीं होगा। दूसरा फुटनोट बड़ा है, एमंग ऑल ये इमेजिनेबल मेथड्स फॉर द रिलीफ ऑफ सिकनेस, नो ग्रेटर एलोपैथिक irrational or inappropriate one can thought of than this ब्रिसाविक। हम ब्रिसाउ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ब्रिसाउ का जो ट्रीटमेंट है, ब्लड लेटिंग इसमें शामिल है, वाटर बाथ इसमें शामिल है, वो बहुत वेनिसेक्शन है, सब डेबिलिटेटिंग मेथड्स हैं। उनके नुकसान यहां पर गिना रहे हैं। कह रहे हैं कभी कभी वो मे, कलर जो हमने मार्क कर रखा, मे एट टाइम्स प्रूव ऑफ बेनिफिट इन गिवन केस ऑफ सिकनेस बिकॉज दे मे एक्सीडेंटली हैव बीन होम्योपैथिक टू द केस। कह रहे हैं किसी किसी केस में रेयरली उसमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो किसी किसी केस की कंडीशन में वो होम्योपैथिक हो जाता है। ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम में, उससे केवल नुकसान होता है। मैं ब्रिसाओ को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। वेनिसेक्शन, ब्लड लेटिंग, चूंकि हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होगा, बॉडी और वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी, और वीकनेस के प्रभाव जो हैं वो निगेटिव पड़ेंगे। इसी का थर्ड पार्ट में हमने लिखा, ऑन द कॉन्ट्ररी एवरी सिक मैन लैक्स। कह रहे हैं हम उसका ब्लड लेटिंग, वेनिसेक्शन करके उसको और वीक कर रहे हैं, जबकि एवरी सिक मैन लैक्स स्ट्रेंथ, जबकि हर सिक व्यक्ति में पहले से स्ट्रेंथ की कमी है। अगर वो वीक ना होता
तो उसकी वाइटल एनर्जी ने उस डिजीज के डेवलपमेंट को पहले ही रोक दिया होता। हिज वाइटल एनर्जी वुड हैव प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। एक कमजोर व्यक्ति को हम वेनिसेक्शन के द्वारा, इरेशनल ट्रीटमेंट के द्वारा और कमजोर कर दे रहे हैं। करें, thus it is irrational and cruel to add to this weakened patient a greater, indeed the most serious source of debility that can be imagined। करें, पहले से कमजोर व्यक्ति को वेनिसेक्शन या ब्लड लेटिंग करके हम और कमजोर कर दे रहे हैं। और इंडीड द मोस्ट सीरियस, और वीकनेस का जब से जो सबसे सीरियस सोर्स है वीकनेस बढ़ाने का, वो क्या है? ब्लड लेटिंग। आगे इसके लिए करें, इट इज अ मर्डरस माल प्रैक्टिस, इरेशनल एंड क्रूएल, बेस्ड ऑन होली ग्राउंडलेस एंड एब्सर्ड थ्योरी। कह रहे हैं ये ब्लड लेटिंग का जो प्रोसीजर है, जो ब्रशाउ ने ब्लड लेटिंग के अलावा हंगर ट्रीटमेंट भी था कि व्यक्ति को खाने से डिप्राइव कर दो। इट इज अ मर्डरस माल प्रैक्टिस, irrational and cruel, on wholly groundless and absurd theory. Instead of taking away his disease, which is ever dynamic and only be removed by the dynamic potencies। कह रहे हैं उसकी बीमारी दूर करने के बजाय हम उसको और कमजोर कर देते हैं। ये इस, और जो कि क्या है, डिजीज को केवल हम डायनेमिक तरीके से, डायनेमिक पोटेंसीज के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। F74 यहाँ खत्म होता है। फुट नोट आप लोग एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि ब्रसाऊ को हमने डिटेल में पूरा नहीं पढ़ा है, बट उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या, मेन थीम क्या है, वो हमने आपको बता दिया है। 75 पर आते हैं, चूंकि इसमें इस पीपीटी हमने दो एफर लिया है। These inroads on human health affected by the allopathic non-healing art, more particularly in recent times। These inroads, ये जो रास्ते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, अफेक्टेड बाय द एलोपैथिक मेडिसिन से, इनरोड्स का मतलब होता है ओवरराइड करके जो उत्पन्न हो रहा है, ऑन हीलिंग एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट आर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेस। कह रहे हैं ये जो एलोपैथिक आर्ट के द्वारा जो इनरोड, जो ओवरराइड करने की वजह से जो डिजीज उत्पन्न हो रही हैं, हमने 74 के शुरू में आपको बताया था। क्रॉनिक डिजीज के साथ हम मेनली उन डिजीज का डिस्कशन कर रहे हैं जो एलोपैथिक दवाओं से उत्पन्न हो रही हैं। तो वहीं सेम बात करें, आर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज द मोस्ट डिप्लोरेबल। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं उसमें से मोस्ट डिप्लोरेबल, सबसे ज्यादा डिप्लोरेट करने का मतलब किसी चीज को वीक करना, द मोस्ट इनक्यूरेबल, एंड आई रिग्रेट टू से, कह रहे हैं सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला, सबसे ज्यादा असाध्य, इनक्यूरेबल कौन सी बीमारियां जो एलोपैथिक दवाओं के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। एंड आई रिग्रेट टू ऐड, मैं रिग्रेट कर रहा हूं, मैं माफी के साथ इसमें ऐड करना चाहता हूं, दैट इट इज अपेरेंटली इम्पॉसिबल टू डिस्कवर। कह रहे अपेरेंटली ये असंभव है क्या, कि खोजना, और टू हिट अपॉन एनी रेमेडीज फॉर देयर क्योर, इनके क्योर के लिए कोई दवा ढूंढना अपेरेंटली असंभव है। क्योर व्हेन दे हैव रीच्ड एनी कंसिडरेबल हाइट, जब ये एलोपैथिक दवाओं से उत्पन्न होने वाली बीमारियां किसी कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाती हैं, तब इनके लिए एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन ढूंढना जो इन्हें ठीक कर सके, वो इम्पॉसिबल है। मीन्स होम्योपैथी इज ओनली meant to treat the natural chronic diseases। Artificial or chronic disease are those diseases which may be produced by the allopathic medicine. If they are in starting condition, we may find the medicine. But when they have reached at certain height, certain level, we cannot find any homeopathic medicine to treat them. Means they become completely incurable. And in every chronic disease, after the allopathic treatment, at the stage comes when
physician says now he has gone to multiple organ failure, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इंतजार करना पड़ेगा उनकी डेथ का। तो डॉक्टर हनीमन ने ये जो सारी बातें कही हैं अकॉर्डिंग एज पर फॉर द एलोपैथिक ट्रीटमेंट, इस यहीं से हमसे गलतियां हुई समझने की, उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मायाज़म प्रॉपरली। यहीं पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पूछना हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए।